हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। तो साल्ट डेजर्ट के पार, नमक के रेगिस्तान के पार लव। तो ये जो टाइटल है, इस टाइटल से पता चल रहा है कि हम नजब और फातिमा की लव स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार वो फातिमा के पास जा रहा है अपने प्यार को अपने क्षेत्र में लाने के लिए, कैसे वो फातिमा के पास जा रहा था और किस प्रकार से वो उस रन को अकेले पार कर रहा था। हालांकि 4 बार वो पार कर चुका था, लेकिन किसी न किसी के साथ में वो जाता था। लेकिन इस बार क्या है, वो अपने कैमल जो अला रखा है उसको लेकर के अकेला वहां उस रन को, कच्छ के रन को वो पार कर रहा था, उसको क्रॉस कर रहा था। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि वो दिन में ही अपनी जो चढ़ाई है या अपनी जो यात्रा वो कर रहा था, जो जर्नी कर रहा था फातिमा के लिए, तो उसको दिन में ही वो स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि बादल आ गए थे। हालांकि इसमें बताया है कि दिन में यात्रा करना है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं था, लेकिन फिर भी फातिमा की उसको इतनी याद आती है कि वो दिन में स्टार्ट करता है। और फिर उसने एक जो पिलर नंबर है 1066 उसको उसने पार कर लिया था, जो इंटरनेशनल बाउंड्री बताई गई है। तो उसको पार करने के बाद में दिन में स्टार्ट कर रहा है, तो वो रास्ता भटक जाता है। वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ते हैं आज। तो देखो स्टार्ट करते हैं। बट ही स्टेड ever so slightly and from the watchtower they saw through their binocular this sleek camel wrapped and distorted by the heat shimmer into a lumbering leviathan। तो देखो इसमें बताया है कि बट लेकिन ही कौन, जो नजब है वो स्ट्रेट यानी भटक गया, ever so slightly यानी थोड़ा सा वो भटक गया, क्योंकि वो दिन में स्टार्ट कर देता है। रात को जब वो स्टार्ट करता था तो वो जो सप्तऋषि मंडल है ग्रेट बियर, उसके थ्रू वो रास्ते का उसको पता था। लेकिन जब दिन में स्टार्ट करता है तो क्या हो जाता है कि वो थोड़ा सा वो स्ट्रेट हो जाता है, भटक गया था जो नजब था। एंड फ्रॉम द वॉच टावर, और अपने वॉच टावर के द्वारा, वॉच टावर मतलब जहां से जो पाकिस्तानी जो रेंजर्स थे जो वहां पे निगरानी कर रहे थे, तो वो अपने वॉच टावर के द्वारा दे कौन, जो रेंजर्स है, जो पाकिस्तानी रेंजर्स है, उन्होंने देखा थ्रू देयर बिनोक्यूलर, अपने बिनोक्यूलर से, अपनी दूरबीन से उन्होंने देखा किसको, दिस स्लीक कैमल। इस स्लीक यानी इस चमकीले कैमल को, क्योंकि गर्मी के समय ऊंट है उसकी जो स्किन होती है वो चमकने लग जाती है एक तरीके से। तो उस चमकीले ऊंट को उन्होंने अपने बिनोक्यूलर से देखा। किन्होंने, रेंजर्स ने, वॉच टावर के द्वारा। रैप जो कि लिपटा हुआ था, एंड डिसॉर्टेड, और डिसॉर्टेड मतलब रूप बिगड़ा हुआ था, किसके द्वारा, बाय द हीट सिमर, जो गर्मी जो चिलचिलाती हुई सिमर यानी एकदम तेज तीखी लू टाइप जो गर्मी थी, उस गर्मी के द्वारा, इनटू ए लंबरिंग लेवियथन। लंबरिंग, तो लंबरिंग क्या होता है, मतलब धीरे धीरे चलने वाला। और ये जो लेवियथन है इसका मतलब होता है एक विशालकाय बड़ा जहाज था। तो देखो धीरे धीरे चलते हुए इस बड़े जहाज के रूप में, रूप बिगड़े हुए और लिपटे हुए इस तेज चिलचिलाती हुई गर्मी के अंदर, उस स्लीक कैमल को उन्होंने, उस चमकीले ऊंट को उन्होंने अपने बिनोक्यूलर से देखा। एन इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटरी विद तेंदू लीफ राइट अंडर देयर नोजेस एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी हस मनी। तो देखो इसमें बताया कि एन इंडियन, एक इंडियन का, एक भारतीय का, स्लीपिंग घुस जाना, कहाँ पे, इनटू देयर टेरिटरी, उनके टेरिटरी में, उनके क्षेत्र में, विद तेंदू लीफ, तेंदू की पत्तियों के साथ में, राइट अंडर देयर नोज, कि एकदम उनके नाक के नीचे से तेंदू पत्ते के साथ उनके क्षेत्र में एक भारतीय का घुस जाना। एंड दैट टू, और वो भी कैसे, विदाउट पेइंग एनी हस मनी, कि बिना कोई उसको हस मनी यानी रिश्वत दिए हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन सिपाहियों को, रेंजर्स को। हालांकि नजब के पास में तेंदुलीफ नहीं थे, वो घर पे ही पड़े थे, लेकिन उन रेंजर्स को क्या पता कि तेंदुलीफ नहीं थे। उनके लिए तो ये एक भारतीय ऐसा था जो बिना उनको रिश्वत दिए हुए उनके क्षेत्र में घुस आया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट, कि वो इसको स्टैंड फॉर मतलब सहन करना, तो वो इसको सहन नहीं करने वाले थे, मतलब इस बात को वो सहन नहीं कर रहे थे या सहन नहीं कर सकते थे। नजब वॉज इन ए ट्रेंस नाउ इवेंट्स फ्लैशिंग पास्ट हिम लाइक फिगर्स ऑन अ स्क्रीन, कि नजब वॉज इन ए ट्रेंस, ट्रेंस मतलब अवस्था, स्थिति। तो नजब है वो एक ऐसी ट्रेंस में, एक ऐसी स्थिति में था कि नाउ अब इवेंट्स यानी जो घटनाएं थी वो फ्लैशिंग पास्ट हिम, फ्लैशिंग मतलब उनपे चमकने लगी थी, पास्ट हिम मतलब उसके ऊपर जो घटनाएं हैं, जो याद है वो उसको आने लगी थी, घटनाओं का स्मरण उसको हो आया था। कैसे, लाइक फिगर्स ऑन ए स्क्रीन, कि जैसे स्क्रीन के ऊपर फिगर्स यानी आकृतियां आती है, जैसे स्क्रीन के ऊपर जो पर्दा है, जो दृश्य पटल है, वहां पे जैसे आकृतियां उभर आती है, वैसे उसके ऊपर उसके दिमाग में कई जो यादें हैं, घटनाएं हैं, वो आने लग गई थी। तो वो एक ऐसी अवस्था में थी। तो देखो क्या क्या चीज हुई थी उसके साथ। द माइल लॉन्ग चेस, द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, द स्पेंट बुलेट
flipping in the sand, and then the rising wind which turned the dust into his eyes and then rose between the hunter and the hunted. देखो द माइल लॉन्ग चेस की माइल लॉन्ग चेस होता है पीछा करना, तो मीलों तक मतलब द मील लॉन्ग मतलब बहुत दूरी तक, तो 1 मील तक या मीलों तक चेस यानी पीछा किया जाना। तो अब वो सेना है वो उसका पीछा करिए, तो मीलों तक पीछा किया जाना, 1 मील तक या मीलों तक पीछा करना। द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से फायरिंग की जानी, मतलब वो फायरिंग भी कर रहे हैं जो रेंजर्स हैं। द स्पेंट बुलेट, स्पेंट यानी चलाई गई जो बुलेट है जो गोलियां हैं वो फ्लिपिंग इन द सैंड, फ्लिपिंग मतलब धमाके से गिरना, कहाँ पे, इन द सैंड मिट्टी में, उस बालू रेत में, तो चलाई गई गोलियों का धमाके से रेत में गिरना। एंड देन और फिर द राइजिंग विंड, क्योंकि जब गोलियां चल रही है रेत में गिर रही है तो वो रेत की बौछार से एक गुब्बार सा बन रहा है धूल का, तो द राइजिंग विंड कि उस राइजिंग विंड से उसकी वजह से उठने वाली जो धूल या जो गुब्बार था जो हवा से थी, विच चर्न द डस्ट, जिसने चर्न द डस्ट इनटू हिज आईज, जिसने उसकी आंखों में डस्ट को डाल दिया, मतलब धूल भर दी थी उससे, उसकी आंखों के अंदर धूल भर जाना। एंड देन फिर रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड, और देन फिर रोज यानी उठ जाना, वो जो धूल का गुबार है वो उठ रहा है। देखो रेत के अंदर जब बुलेट चल रही है, क्योंकि उसको लगी नहीं वो बच गया, तो वो रन को पार कर रहा है, तो वहां पे बालू रेत है, तो जो गोलियां चल रही है वो बालू रेत के अंदर जैसे धमाके से गिर रही है, तो जैसे ही बालू रेत में गिरती है तो धूल का गुबार सा उठता है बहुत ऊपर सा, तो वो उसकी आंखों में भी धूल भर रही है। और फिर जो हंटर है मतलब जो शिकारी है, मीन्स जो रेंजर्स हैं, और हंटेड मतलब जो शिकार है, शिकार कौन है, नजब, तो इन दोनों के बीच में ये जो रोज मतलब एक दीवार से खड़ी हो जाती है, उस धूल का गुबार है वो उन दोनों के बीच में आ जाता है, क्योंकि वो पीछे से गोलियां मार रहे हैं और वो ये आगे आ गया है, बीच में जहां पे रेत में वो गोली जहां पे चल गई वहां पे रेत का गुबार सा आ गया। तो इस चीज को आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि कैसे क्या हुआ है। When the dust settled half an hour later, he was alone in the run. तो देखो when जब the dust settled half an hour later, कि आधे घंटे के बाद में जब धूल जो सेटल हो गई, तो उसके बाद में क्या था, he was alone in the run, वो रन पर अकेला था, मतलब अब वो जो रेंजर्स थे वो चले गए थे, अब वो रन पे अकेला था, मतलब वो बच गया था उन लोगों से। तो देखो द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ड इन ए डेज, कि आधे जो अगले जो कुछ घंटे थे वो पास यानी गुजरे इन ए डेज मतलब घबराहट के साथ में गुजरे, अगले कुछ घंटे जो गुजरे थे वो घबराहट में गुजरे थे। ही वॉज मोर्टली स्कैर्ड दैट अलरखा में डाई ऑफ फटीग, कि ही वॉज मोर्टली स्कैर्ड, कि वो मोर्टली स्कैर्ड मतलब बहुत बुरी तरीके से डर जाना, तो ही वॉज मोर्टली स्कैर्ड, वो बहुत बुरी तरीके से स्कैर हो गया था, डर गया था, कि अलरखा में डाई ऑफ फटीग, कि अलरखा है वो फटीग यानी थकान से वो मर सकता है, कहीं मर न जाए, ये जो अलरखा है मे ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, जहाँ पे हाफ पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पे मे को यूज में लेते हैं। तो ये जो अलरख है वो कहीं फटीग से थकान से मर न जाए, या मर सकता था वो अगर और ज्यादा चला, अगर वो थक गया तो। टू ईज हिम ऑफ हिज बर्डन ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, तो देखो टू ईज हिम ऑफ हिज बर्डन, कि उसके बर्डन उसके भार से उसको ईज करने के लिए, मतलब उसको राहत पहुंचाने के लिए, उसका बोझा कम करने के लिए, ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग, कि अब उसने स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया था वॉकिंग चलना, बिसाइड हिम उसके बगल में, मतलब अब वो नजब है वो पैदल चलने लग गया था अल्लाह रखा के साथ में, ताकि उसका बोझ जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए। विद इन एन आवर द सेल हैज स्क्रैप्ड द कैलस फ्रॉम हिज फीट एंड स्कार्ड देम विद एगोनाइजिंग क्रैक्स, कि विद इन एन आवर मतलब आधे घंटे, विद इन एन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर की बात हो रही है, कि द सेल हैज स्क्रैप्ड द कैलस फ्रॉम हिज फीट, कि द सेल, तो देखो ये जो सेल है, सेल का मतलब यहाँ पे ऊंट के लिए आया है, स्क्रिप्ट होता है छिल जाना, द कैलस मतलब जो गांठ है, जो ऊंट के जो पैर के नीचे जो तलवे होते हैं वहां पे एक गांठ सी होती है, कैलस बोलते हैं उसको, तो जो गांठ थी या जो तलवे की जो चमड़ी थी फ्रॉम हिज फीट मतलब उसके पैर की, तो उस ऊंट के पैर की जो कैलस मतलब जो गांठ थी, जो पैर की जो चमड़ी थी नीचे का जो पैंदा था उसके पैर का, उस सेल का, उस ऊंट का या उस जहाज यहाँ पे ऊंट है, तो वो स्क्रैप्ड हो गया था, वो छिल गया था, मतलब ऊंट के पैरों के अंदर जो गांठ है वो एकदम से छिल गई थी, और उसकी जो स्किन थी वो छिल गई थी। एंड स्कार देम, और वहां पे स्कार मतलब घाव सा हो गया था, स्कार मतलब घाव हो जाना। विद एगोनाइजिंग क्रैक, एगोनाइजिंग मतलब बहुत ही पीड़ा देने वाला, कष्ट देने वाला, क्रैक होता है क्रैक हो जाना मतलब बीच में से छिल जाना एक तरीके से, तो या दरार हो जाना ये भी बोल सकते हैं। एंड स्कार देम विद एगोनाइजिंग क्रैक, कि बहुत ही कष्ट देने वाले दरारों के साथ में वहां पे स्कार हो गया था, घाव हो गया था, मतलब वो ऊंट इतना चला था कि उसके पैर छिल गए थे और वहां पे घाव से बन गए थे।
तो अंडर अ हॉट टिन स्काई द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ throwing up wild needles which hurt the eyes। कि अंडर ए हॉट टिन स्काई, अंडर यानी अंतर्गत, किसके अंतर्गत, ए हॉट टिन स्काई, कि एकदम गर्म टिन, टिन यानी टिन धातु होती है, तो टिन जैसे स्काई के नीचे मतलब एकदम गर्म धातु या जो टिन धातु होती है या लोहा हम बोल सकते हैं चलो, कि अंडर अ हॉट टिन स्काई की एक गर्म लोहे के आसमान के या आकाश के नीचे द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ। अब जो रन था, जो कच्छ का रन था जिसको वो पार कर रहा था, वो अब क्या हो रहा था, ब्लेजिंग हो रहा था, एकदम तप रहा था। थ्रोइंग अप वाइल्ड नीडल्स, कि वो नीडल्स मतलब सुई है वो फेंक रहा था, जैसे सुई बरसा रहा था। विच हर्ट द आई, जो कि आंखों को हर्ट कर रही थी, मतलब इतनी तेज गर्मी थी, इतनी तेज रोशनी वो गर्मी सी आ रही थी जैसे सुई बरस रही हो जो कि आंखों को चुभ रही हो, क्योंकि बहुत तेज गर्मी होती है, उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, और वहां पे होती भी ज्यादा है कच्छ के रन में। एंड एज द रन पैल्पिटेटेड इट हंटेड हिम विद इट्स मैरेज pools of shadows could half moons of water and और as the run palpitated, और जैसे जैसे ये रन, ये जो कच्छ का रन था वो पैल्पिटेटेड मतलब तप रहा था, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, जैसे जैसे ये तप रहा था, तो इट हॉन्टेड हिम, ये उसको, हिम यहाँ पे नजब के लिए आया, हॉन्टेड यानी डराना, तो ये उसको डरा रहा था विद इट्स मिरेज, किस मिरेज के रूप में, मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो रेगिस्तान में जगह जगह मरीचिका का सा आभास होता है, मतलब भ्रम बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे रन तप रहा था वो पैल्पिटेट हो रहा था, तो ये उसको मिरेज के जैसे, मरीचिका के समान उसको डराने लग गया था। पूल्स ऑफ शैडो, मतलब जैसे कि पूल्स ऑफ शैडो मतलब पूल की, तालाब की छाया हो, परछाई सी हो। स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर, स्कूप्ड मतलब खड्डे हो, खड्डे के अंदर जैसे हाफ मून्स ऑफ वाटर, पानी के जैसे हाफ मून मतलब जो आधा चंद्रमा होता है, उस आधे चंद्रमा की जैसी, पानी के आधे चंद्रमा जैसे स्कूट मतलब खड्डे से उसको मिरेज के रूप में दिख रहे थे। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, प्यास बार बार में लगती है, तो एक मिरेज सा उनको लग रहा था, जैसे यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे तालाब है, और वहां पे हाफ मून के शेप में, हाफ मून मतलब दिन के समय मून तो कैसे आएगा, बट मतलब एक ऐसे शेप से हो रही है, खड्डा सा हो रहा है, तो उस रूप में परछाई सी वहां पे दिखने लग गई थी। Hours of wandering as if in trance, attempting to lick the receding edges of the mirage, कि hours of wandering मतलब कई घंटों तक, wandering यानी भटकना, एक तरीके से घूमना, कि कई घंटों के भटकन के बाद में, या कई घंटे तक भटकने के बाद, एज इफ इन ट्रेंस, जैसे कि वो ट्रेंस मतलब एक ऐसी ट्रेंस में हो, एक ऐसी अवस्था में, अटेम्प्टेड टू लिक द रिसेडिंग एजेज ऑफ द मिरेज, कि अटेम्प्टिंग जैसे वो अटेम्प्ट कर रहा हो, प्रयास करते हो, टू लिक होता है स्पर्श करना, चाटना, द रिसेडिंग एजेज ऑफ द मिरेज मतलब उस मिरेज, उस मरीचिका के जो रिसीडिंग एजेज, रिसीडिंग होता है कम होते हुए, जो एजेज यानी किनारे थे, तो ऐसे उसको प्रतीत हो रहे थे। तो देखो आवर्स ऑफ वार्निंग एज इफ इन ट्रेंस, कि उस ट्रेंस, उस अवस्था के अंदर घंटों तक भटकने के बाद में तो उस मिरेज के कम होते हुए जैसे किनारों को वो स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे दिखाई देते थे। तो देखो कहने का मतलब ये है कि वो जो मिरेज उनको लग रहा था, जो भ्रम उनको प्रतीत हो रहा था पानी का सा, तो उस पानी को जैसे वो तलाश रहे, लेकिन एक्चुअल में वहां पे पानी है नहीं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये कोई पूल है या कोई स्कूप्ड है वाटर का। तो जैसे वो उनको प्रयास कर रहे हैं उस पानी को अचीव करने के, तो वहां पे उस मिरेज के मतलब वो जो भ्रम है, उस भ्रम के रिसीडिंग एजेज उनको प्राप्त हो रहे थे, मतलब उनके कम होते हुए किनारे हैं वो उनको ऐसे प्रतीत हो रहे थे, उनको वो पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे, पर एक्चुअल में वहां पे कुछ था ही नहीं, वो तो केवल क्या था, मिरेज था, वहां पे कोई पानी नहीं था। Then light thinning away, and an hour or two later dusk and a thin plume of smoke rising from a dung fire। तो देखो then फिर light thinning away, तो जो लाइट थी, प्रकाश है, वो थिनिंग अवे मतलब कम होने लग गया था। एंड एन आवर और टू लेटर, और 1 या 2 घंटे के बाद में डस्क, जो डस्क का जो सायकाल का समय था, एंड ए थिन प्लम ऑफ स्मोक, थिन प्लम ऑफ स्मोक मतलब एक पतला जो प्लम ऑफ स्मोक, तो मतलब प्लम ऑफ स्मोक होता है एक स्मोकिंग की वजह से, प्लम होता है धुआं उठना, तो देखो स्मोकिंग की वजह से धुएं का एक पतला सा जो बादल है वो बादल सा बन गया था। राइजिंग फ्रॉम ए डंग फायर, राइजिंग मतलब उठ रहा था, डंग फायर, तो डंग फायर मतलब जो काउ डंग होता है, जो गोबर होता है उसको बोलते हैं। तो गोबर के जो उपले होते हैं, एक तरीके से कंडे होते हैं, उनकी फायर मतलब उनसे जलती हुई जो आग, जैसे चूल्हे में जलाते हैं ना, जो डंग होता है, जो उपले होते हैं या जो कंडे होते हैं या जो गाय का जो गोबर होता है उससे जो बनाया जाता है, जिसको मारवाड़ी के अंदर राजस्थानी लैंग्वेज में थेपड़ी बोलते हैं,
तो उस डंग फायर से, मतलब उस कंडों के उन उपलों की फायर से, उनकी आग से जो धुएं के रूप में ऊपर पतले से बादल है वो उठ रहे थे। 1 या 2 घंटे के बाद की बात बता रहे हैं कि 1-2 घंटे के बाद में उस धुएं से, पतले से बादल से वो उठ रहे थे। अल्लाह बी प्रेज, तो देखो ये बोल रहा है कि अल्लाह बी प्रेज मतलब भगवान की, अल्लाह की प्रशंसा की जाए, अल्लाह का शुक्र है या भगवान का शुक्र है। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, कि अब वो रेंज में था, मतलब अब वो पहुंच में था, वो अपनी मंजिल के पास में था। तो अब उसको थोड़ा सा वो ऐसे एहसास हो गया था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, सही जगह में आ गया हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा रास्ता भटक गया था। रास्ता भटकने के साथ में गोलियों की बौछार हो गई थी, वो फिर बचने की कोशिश कर रहा था। अब उसको थोड़ा सा ऐसे एहसास हुआ कि हाँ मैं सही जगह हूँ। तो ही वेटेड फॉर नाइट टू डिसेंड एंड देन स्टक आउट होबलिंग ऑन हिज टो, For this desert Odyssey had cost him his heels, कि he waited for night to descend, कि उसने रात्रि के उतरने की प्रतीक्षा करी, मतलब उसने रात, डिसेंड होता उतरना, तो उसने रात हो जाने का इंतजार किया, रात हो जाने की उसने वेट किया। एंड देन, और फिर स्ट्रक आउट होबलिंग ऑन हिज टोज, कि स्ट्रक आउट होबलिंग ऑन हिज टो मतलब अपने टो, अपने जो पंजे हैं, अपने जो पैरों के जो अंगूठे हैं या जो पंजे हैं, उन पंजों के बल पे उसने होबलिंग मतलब लंगड़ा करके उसने वो चलने लग गया, क्योंकि रात्रि होने के पहले तो उसने प्रतीक्षा करी, फिर वो धीरे धीरे जा रहा है, एकदम लंगड़ा करके अपने पंजों के बल, मतलब एकदम धीरे से वो निकल के जा रहा है। फॉर दिस डेजर्ट ओडिसी हैड कॉस्ट हिम हिज हील, फॉर दिस, क्योंकि दिस डेजर्ट ओडिसी, डेजर्ट मतलब ये जो रेगिस्तान की ओडिसी होती है, एक रोमांच से भरी हुई एक जर्नी। तो ये जो रेगिस्तान की रोमांचकारी जो यात्रा थी, हैड कॉस्ट हिम हिज हील्स, वो उसे अपनी हैड कॉस्ट हिम हिज हील्स, उसकी जो हील्स, उसकी जो एडिया थी, उस एडियो को भुगतान करना पड़ा था, मतलब उसकी एडिया है वो घायल हो गई थी। कॉस्ट मतलब पे करना, एक तरीके से कीमत चुकाई थी उसने अपनी एडियो की। तो देखो इसने बताया है कि इसने रात्रि होने का इंतजार किया, फिर वो लंगड़ा करके अपने पंजों के बल चलने लग गया, क्योंकि इस रेगिस्तान की रोमांचकारी यात्रा ने उसकी एडियो को घायल कर दिया था, उसने अपनी एडियो की कीमत चुकाई थी। विद इन एन आवर ही वॉज एट द क्लोज सेलर्स डोर, लास्ट में वो देखो पहुंच गया। विद इन एन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर ही वो जो क्लोज सेलर के दरवाजे पे था, नजब है वो लौंग विक्रेता के घर पे था, मतलब फातिमा के घर पे वो आ गया था। फातिमा के फादर है वो लौंग बेचने वाले थे, पहले ही इस चीज को हम मेंशन कर चुके हैं। तो देखो फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक ए पैनिक स्ट्राइकन डॉग एज ही कॉल्ड आउट हर नेम सॉफ्टली थ्रू द विंडो बार्स। तो देखो फातिमा रोज, फातिमा है वो रोज यानी खड़ी हुई, फ्रॉम हर बेड अपने बेड से, लाइक ए पैनिक स्ट्राइकन डॉग, पैनिक स्ट्राइकर मतलब एकदम भयभीत हुई जो डॉग होती है, जो हिरनी होती है, उसके समान। एज ही कॉल्ड आउट हर नेम, जैसे उसने उसका नाम पुकारा, सॉफ्टली धीरे से, थ्रू द विंडो बार्स, कि जैसे ही खिड़की की बार यानी जो सलाखें होती हैं, तो खिड़की की सलाखों से जैसे ही धीरे से उसने, नजब ने फातिमा का नाम पुकारा, तो वो एकदम भयभीत हुई हिरनी के समान अपने बेड से खड़ी हो गई। रोज होता है खड़ा हो जाना। It took some annexes moment for it to sink in that it was नजब, कि it took some annexes moment, कि इसमें उसे थोड़ा सा annexes मतलब चिंतित मोमेंट यानी क्षण, मतलब कुछ क्षण उसको लगे, कुछ समय उसको लगा, थोड़ा वक्त लगा। For it to sink in that, ये सिंक करने में मतलब यह जानने में, ये पहचानने में उसको थोड़ा समय लगा कि it was नजब, की ये नजब था, मतलब नजब को उसने उसी टाइम नहीं पहचान लिया था, थोड़ा समय उसको लगा। Her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door, कि हर लस्टर्स आइज, कि उसकी जो लस्टर्स मतलब उसकी जो एकदम निंद्रा में भरी हुई उसकी जो चमकीली जो आइज थी, चमकीली आइज के बारे में पहले ही आ गया था, उसकी आंखें बहुत चमकीली थी जो अंधेरे कमरे में भी प्रकाश कर देती थी, इस टाइप से लाइन आई थी। तो देखो हर लस्टर्स आइज, कि उसकी जो लस्टर्स, उसकी जो चमकीली आंखें थी, वो लिट अप द डार्क ऑफ द रूम, उसने लिट अप मतलब प्रकाशित कर दिया था, डार्क मतलब अंधकार, ऑफ द रूम कमरे के अंधकार को उसने एकदम प्रकाशित कर दिया था, उसकी चमकीली आंखों से कमरे में रोशनी हो गई थी। एज शी ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला। 2 hours before dawn, Kalisa was woken up by the beat constable banging on the door, कि 2 hours before dawn, dawn यानी सूर्योदय होने के 2 घंटे पहले ही कालिसा वाज वोकन अप, कालिसा है वो जाग गया था या उसको जगाया गया था। बाय द बीट कांस्टेबल, बीट मतलब पीटने से, कांस्टेबल मतलब जो सिपाही होता है उस सिपाही के द्वारा पीटने से, बैंगिंग मतलब जोर जोर से थपथपाना ऑन द डोर, दरवाजे पे। तो देखो सूर्योदय होने के 2 घंटे पहले ही कालिसा को एक सिपाही के द्वारा दरवाजे पे जोर जोर की जो बीट या थपथपाने के द्वारा वो जाग गया था, कालिसा को जगा दिया था।
स्मगलर हैज कम अक्रॉस द रन कालिसा। तो वो क्या बोलता है कि स्मगलर की एक स्मगलर एक तस्कर है वो हैज कम अक्रॉस द रन, वो रन को पार करके आ चुका है या आया है कालिसा। यू वुडंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते? वुड यू, क्या जानते हो? कांस्टेबल उससे पूछ रहा है कि एक स्मगलर है वो रन को क्रॉस करके आ गया है। यू वुडंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते? वुड यू, क्या जानते हो? तो अब कालिसा रिप्लाई देता है कि कसम तुम्हारी, नॉट ए स्पैरो हैज एंटर्ड द हाउस और द विलेज। तो वो क्या बोलता है कि कसम तुम्हारी, तुम्हारी कसम है, नॉट ए स्पैरो हैज एंटर्ड द हाउस, की एक स्पैरो एक चिड़िया तक घर में नहीं आई, ओ द विलेज मतलब गांव में भी नहीं है, घर में तो क्या गांव में भी एक चिड़िया तक नहीं आई। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टुनाइट, कि इवन यहाँ तक कि जो डॉग्स जो कुत्ते हैं हैव नॉट बीन बार्किंग, वो भी बार्किंग नहीं की थी, वो भी नहीं भौंक रहे थे टुनाइट आज रात्रि को, कि यहाँ तक कि आज रात्रि को कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। देन ही एडेड विद ए नोइंग विंक, देन फिर ही एडेड कि उसने जोड़ा विद ए नोइंग विंक, विंक मतलब पलक झपकाना, नोइंग यानी जानबूझ करके, फिर उसने जानबूझ के अपनी पलक झपकाई। वाई शुड अ स्मगलर कम टू मी, कि वाई शुड ए स्मगलर, कि एक स्मगलर एक तस्कर है वो वाई शुड कम टू मी, वो मेरे पास क्यों आएगा, ऐसा उसने पूछा। अपनी जानबूझ के अपनी पलक को झपकाते उसने पूछा कि कोई स्मगलर मेरे पास क्यों आएगा। बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन जो लॉ था, जो कानून था, जो सिपाही था, वो इससे अम्यूज नहीं हुआ, उससे खुश नहीं हुआ था उस बात से। कालिसा ही सैड सर्डोनिकली, तो ही सैड मतलब उसने कहा सर्डोनिकली यानी एकदम तिरस्कार के साथ में। तो जो सिपाही था उस सिपाही ने सर्डोनिकली यानी तिरस्कार के साथ में सैड कहा कि कालिसा योर बेली इज स्टफ्ड फुल विद सिल्वर, कि योर बेली तुम्हारा जो बेली तुम्हारा जो पेट है इज स्टफ्ड फुल मतलब एकदम स्टफ्ड यानी चीजों से भरा, चीज कौन सी, सिल्वर, जो चांदी, उस चांदी के सामान से तुम्हारा पेट है वो भरा हुआ है, मतलब तुम बहुत रिश्वत लेते हो, पैसों से तुम्हारा पेट भरा हुआ है। इट वुड आउटवेट इवन द डर्ट इन योर हार्ट, कि इट वुड आउटवेट मतलब वो एकदम आउटवेट हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। इवन द डर्ट इन योर हार्ट, यदि तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी अगर धूल हुई, डर्ट हुई, कुछ कालापन हुआ, तो तुम्हारा जो आउटवेट हो जाओगे, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, तो मतलब तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं बचेगी, तुम बोल दोगे। द कांस्टेबल्स वर्ड्स रेटल लाइक ए सेक ऑफ एम्प्टी कैंस इन हिज हेड एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग। तो देखो द कांस्टेबल्स वर्ड, कि ये जो कांस्टेबल के ये जो शब्द थे वो रेटल करने लग गए, मतलब खड़खड़ाने लग गए। लाइक ए शेक ऑफ एम्प्टी कैंस, लाइक ए शेक, शेक मतलब जैसे एक बोरा होता है, ऑफ एम्प्टी कैन मतलब खाली कैन वाले, खाली टिन वाले, इन हिज हेड उसके हेड में, उसके दिमाग में खाली टिन के बोरों के समान उसके कांस्टेबल के जो शब्द थे वो खड़खड़ाने लग गए, रेटल करने लग गए, साउंड करने लग गए। एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और उसको स्लीपिंग यानी नींद लेने से उसको प्रिवेंट यानी रोक देना। तो उस कांस्टेबल के जो शब्द थे ना कि तुम्हारा पेट है वो चांदी से भरा हुआ है, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा यदि तुम्हारे दिल में कुछ हुआ तो, मतलब तुम्हारी बात गलत हुई तो ये जो कांस्टेबल के जो वर्ड थे, जो शब्द थे, वो उसके दिमाग में खाली कैन के बोरों के समान खड़खड़ाने लग गए। एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और उसको सोने से रोक दिया। यू हैव अ गेस्ट सेड फातिमा एज शी ब्रोट हिम हिज टिम्बर ऑफ हॉट स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग। तो देखो यू हैव अ गेस्ट, कि तुम्हारे एक गेस्ट आया है, मतलब जो फातिमा बोलती है कि यू हैव अ गेस्ट, कि एक मेहमान आया, गेस्ट आया। सेड फातिमा, फातिमा ने कहा एज शी ब्रोट हिम, जैसे वो उसके लिए लाई, हिज टम्बलर ऑफ हॉट, मतलब एकदम टम्बलर, टम्बलर मतलब होता है, टम्बलर मतलब एकदम से जो गरम, जो बड़ा सा गिलास होता है उसको बोलते हैं। हॉट मतलब गरम, स्टीमिंग यानी भाप निकलता हुआ, मिल्क यानी दूध, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। तो देखो यू हैव अ गेस्ट, कि एक मेहमान आया, एक गेस्ट है। सेड फातिमा, फातिमा ने कहा जैसे ही वो एक टम्बलर में, एक बड़े से ग्लास के अंदर गर्म भाप निकलता हुआ दूध जब अगली सुबह वो लेकर के आई, तो फातिमा ने कहा यू हैव अ गेस्ट, कि एक मेहमान आया, गेस्ट आया है। इट इज नजब, कि ये नजब है। ही स्टेड द नाइट इन द केटल शेड, कि ही स्टेड वो रुका, द नाइट रात्रि किसमें, इन द केटल शेड मतलब केटल शेड में, जो पशुओं का जो शेड है, जो पशुओं का जो बाड़ा है, वहां पे रात्रि को वो रुका रहा। फॉर अ मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड, कि फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए वो क्या हो गया था, टेरिफाइड हो गया था, एकदम भयभीत हो गया था। ए स्मगलर इन द हाउस, द पुलिस प्राउलिंग ऑल अराउंड एंड ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट। तो देखो ये स्मगलर इन द हाउस, की एक स्मगलर एक तस्कर इन द हाउस घर में है, मतलब उसके घर में एक तस्कर है। द पुलिस प्राउलिंग ऑल अराउंड, और जो पुलिस है वो उसको, प्राउलिंग होता है तलाशना, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ पुलिस उसको तलाश रही है। एंड ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट, और उसको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं, मतलब उसके घर में एक स्मगलर रुका हुआ है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, और ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट, और वो यहाँ तक कि इसके बारे में जानता तक नहीं कि उसके घर में कोई स्मगलर है।
हिज मीटिंग विद नजब हैड बीन ब्रीफ, कि उसकी जो मीटिंग थी नजब के साथ में वो एकदम ब्रीफ थी, एकदम छोटी सी थी, मतलब थोड़ी सी देर के लिए वो उससे मिला था। द रेस्ट फेलो हैड ब्रोट नो तेंदुलीफ, कि ये जो रेस्ट फेलो था, ये जो दुष्ट व्यक्ति था, वो हैड ब्रोट नो तेंदुलीफ, वो कोई तेंदुलीफ नहीं लेकर आया था, तेंदुपत्ते नहीं लेकर के आया था, क्योंकि तेंदुलीफ का ही वो लोग है वो व्यापार करते थे और वो लेकर ही नहीं आया था। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू एंड देन आई फाउंड यू हैव कम विद नथिंग। तो देखो वो क्या बोलता है जो कालिसा है कि फर्स्ट मतलब सबसे पहली बात तो यू कम अनअनाउंस, तुम बिना अनाउंस किए बिना सूचना दिए आए। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, और अपने बिहाइंड यू मतलब अपने पीछे तुम पुलिस को ड्रैगिंग यानी खींचते हुए ले आए, मतलब पुलिस भी तुम्हारे पीछे आ गई। एंड देन और फिर आई फाउंड यू हैव कम विद नथिंग, आई फाउंड यू और मैंने तुम्हें पाया कि तुम कुछ भी नहीं लेकर के आए। ट्रेडिंग विद यू इज गोइंग टू बी अ डेड लॉस सन, कि ट्रेडिंग विद यू तुम्हारे साथ ट्रेड करना, तुम्हारे साथ व्यापार करना है, इज गोइंग टू बी ए डेड लॉस, कि एक घाटे का सौदा है, मतलब तुम्हारे साथ व्यापार करने का मतलब है एक घाटे का सौदा होना। सन बेटा, विद द कॉप्स ऑन योर बैक एंड योर हैंड्स एम्प्टी, कि विद कॉप्स ऑन योर बैक मतलब तुम्हारे पीछे तो मतलब कॉप्स होता है एक चोगा, एक लबादा सा, मतलब पीठ के ऊपर एक चोगा को लिए हुए, अपनी बैक पे अपनी पीठ पे एक कोप एक चोगे के साथ में, एंड योर हैंड्स एम्प्टी, और तुम्हारे हाथ है वो एकदम खाली है, मतलब पीठ पे चोगा डाल लिया लेकिन हाथ एकदम खाली। तो अब देखो, नजब थॉट दैट कालिसास वेस्ट क्लॉथ विद इट्स ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स लुक्ड लाइक ए चेस बोर्ड। तो नजब ने सोचा, नजब थॉट होता है सोचना, कि नजब ने सोचा दैट की कालिसास वेस्ट क्लोथ, कि कालिसा का जो वेस्ट क्लोथ मतलब जो कमर के ऊपर जो क्लोथ है, जो तहमत वो पहनता है, विद इट्स ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स, जो कि एकदम काले और सफेद चेक्स का था, लुक लाइक ए चेस बोर्ड, वो एक चेस बोर्ड के जैसे लग रहा था, जैसे कि शतरंज का एक बोर्ड हो, तो वैसा उसको लगा जो उसने कमर पे कपड़ा पहना हुआ था। वो इस चीज सोच रहा है, ही वुड हैव टू मेक हिज मूव केयरफुली, कि ही वुड हैव टू मेक, कि उसको करना होगा हिज मूव, अपनी जो मूव है, अपनी जो चाल है वो एकदम केयरफुल यानी सावधानी पूर्वक उसे अपनी चाल को चलना होगा, मतलब एकदम सावधानी पूर्वक उससे बात करनी होगी, ऐसे तो वो पकड़ा जाएगा। ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट, अब उसने जो गोल्ड ब्रेसलेट थे, जो सोने के कंगन अपनी मदर का वो लेकर के आया था, उस मदर के गोल्ड ब्रेसलेट को, सोने के कंगन है वो उसको दिखाए। आई हैव कम फ्रॉम द क्लो चाचा जान, तो देखो आई हैव कम फॉर द क्लो, कि मैं क्लो के लिए लोन खरीदने के लिए आया हूँ चाचा जान, एंड आई शेल पे इन गोल्ड, मैं तुम्हें शेल पे मतलब पे करूंगा, भुगतान करूंगा, इन गोल्ड यानी सोने में, सोने दे करके मैं आपका भुगतान करूंगा, मतलब मैं खरीदूंगा आपसे लोन लेकिन सोने में उसका भुगतान है वो करूंगा। The next 2 days, Kalisa was busy buying clothes and arranging to get Alaraka grazed a few miles away by a cow herd. The next 2 days, कि अगले 2 दिन तक जो कालिसा है वो बिजी रहा बाइंग खरीदने में, क्लोज यानी लॉन्ग खरीदने में वो बिजी रहा, एंड अरेंजिंग टू गेट अलारखा ग्रेज्ड, और अरेंजिंग मतलब उसने व्यवस्था कर दी थी, उसने टू गेट अलारखा ग्रेज्ड, अलारखा को ग्रेज यानी चराने के अंदर, ए फ्यू माइल्स में मतलब कुछ मील दूर अलारखा को चराने की व्यवस्था उसने करवा दी थी, और लॉन्ग खरीदने में वो बिजी रहा था। भाई एक काउ हर्ड मतलब एक जो गाय चराने वाला होता है, तो एक गाय चराने वाले झुंड के साथ में ही या उस गाय चराने वाले व्यक्ति के द्वारा उसने कुछ मील दूर अलारखा को चराने की व्यवस्था करने में और लॉन्ग खरीदने में वो कालिसा अगले 2 दिन तक बिजी रहा। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेंज कैमल वुड हैव लेट लूज ए बेबल ऑफ टंग, कि अदरवाइज वरना द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेंज कैमल, कि एक अजनबी ऊंट की जो प्रेजेंस जो उपस्थिति थी, वुड हैव लेट लूज ए बेबल ऑफ टंग, मतलब उससे कई लोगों की जो टंग जो जुबान है वो एकदम से हिलने लग जाती, या बोलने के लिए वो लोग है वो स्वतंत्र हो जाते, फ्री हो जाते, ढीले हो जाते। मतलब किसी अजनबी ऊंट को की उपस्थिति को अगर वो देखते, या किसी जिस ऊंट को वो जानते नहीं है, ऐसे एक स्ट्रेंज कैमल की प्रेजेंस को लोग अगर देखते तो उनकी जो टंग, उनकी जो जुबान है वो हिलने लग जाती है, वो इधर उधर की बातें करने लग जाते। Najab slept in the cattle shed in the evening and sleeping into Fatima's room late at night, कि नजब slept in the cattle shed in the evening, कि शाम के समय जो नजब है वो कैटल शेड में सोता था, जो पशुओं का जो बाड़ा था उसमें सोता था, एंड स्लीपिंग इनटू फातिमा's रूम, और स्लीपिंग मतलब घुस जाता था फातिमा के रूम में, लेट एट नाइट मतलब रात्रि में लेट वो फातिमा के कमरे में घुस जाता था। दे वॉन्ट मी टू मैरी महफूज अली, शी टोल्ड हिम, कि उसने फातिमा ने उसको बताया कि दे वॉन्ट मी टू मैरी महफूज अली, कि वो चाहते हैं कि मैं महफूज अली से विवाह कर लूं, शादी कर लूं। ही इज रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, कि वो मेरी मदर की फैमिली से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। द वे ही स्टेमर्स, कि जिस तरीके से वो स्टेमर करता है, हकलाता है, यू शुड हियर हिम, तुम्हें उसको सुनना चाहिए। अर्जुन स्टार्ट मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम,
कि अचिन स्टार्ट मिमिकिंग। अचिन मतलब तुम्हें एक बार उसको सुन लेना चाहिए। अचिन मीन्स होता है जो शैतान बच्चे होते हैं, तो स्टार्ट मतलब वो शुरू कर देते हैं मिमिकिंग मतलब मिमिक्री करना, नकल उतारना। हिम उसके द मोमेंट उस क्षण दे सेट आइज ऑन हिम, की जैसे ही वो उस पे ये जो हिम वर्ड आया है वो महफूज अली के लिए आया है, दे वर्ड है वो बच्चों के लिए आया है, अचिन्स के लिए, बच्चों के लिए, शैतान बच्चों के लिए, कि जैसे ही वो शैतान बच्चे उस पे जब अपनी आइज को सेट कर लेते हैं उसी क्षण वो उसकी मिमिक्री करनी शुरू कर देते हैं, उसकी नकल करने लग जाते हैं। मतलब इस तरीके से वो हकलाता है, बहुत ही हास्यास्पद है उसका हकलाने का तरीका। इट इज जस्ट ए स्टेप रिमूव फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक अ मैडमैन एंड पेल्टेड विद स्टोन्स, कि इट इज जस्ट ए स्टेप रिमूव फ्रॉम बीइंग हाउंडेड। तो देखो इसमें बताया है कि इट इज जस्ट ए स्टेप, कि एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा मतलब कदम है, रिमूव फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक ए मैडमैन, कि एक मैडमैन एक पागल आदमी के पीछे चलने जैसा, एंड पेल्टेड विद स्टोन्स, और उस पे पत्थर फेंकने से थोड़ा सा ही मतलब रिमूव रहा है, थोड़ा सा ही कम रहा है। मतलब ये जो स्टेप है, ये जो कदम है, मतलब उससे शादी करने का ये जो कदम है, तो या फिर उसका जो हकलाने का तरीका है, तो उसकी तरफ बढ़ने का ये जो कदम है, वो कदम एक पागल आदमी के पीछे चलने में और उसके पीछे मतलब जो स्टोन्स है, जो पत्थर फेंकना है, उससे थोड़ा सा ही कम है। मतलब वो कुल मिलाकर के वो महफूज अली है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और फातिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये सारी चीज वो नजब को बता रही है। तो आई होप आपको इतना चैप्टर है वो समझ में आया है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।